नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LKC स्टडी में। हम एग्जाम पास आ ही चुके हैं, तो हम आपके एग्जाम को देखते हुए अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 2 लाए हुए हैं बायोलॉजी का। दोस्तों आज आप देख लीजिए ये चैप्टर 2 मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉप 50 या 60 क्वेश्चन हम आपके लिए छांट कर लाए हुए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। यदि आपने इतना देख लिया तो आपका जो टारगेट है बायोलॉजी में 95+ का, वो गारंटी से टारगेट पूरा होगा आपका, क्योंकि हम बायोलॉजी के पूरे चैप्टरों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। और हम डायग्राम के इम्पोर्टेंट तो दे ही चुके हैं, आप हमारे चैनल पर जाके देख लीजिए, उतने से बाहर डायग्राम पूछ ही नहीं सकता है। और ये इतने आप क्वेश्चन कर लीजिए, MCQ का आपको टेंशन नहीं लेना, वो हम एक साथ वीडियो लाएंगे जिसमें पूरे ऑल चैप्टर के MCQ मोस्ट इम्पोर्टेंट करवा दिए जाएंगे आपको। तो हम चलते हैं अब आगे क्वेश्चनों की तरह। आप देख सकते हैं इसमें हम लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और विस्तृत उत्तरी सभी प्रकार के प्रश्न करने वाले हैं, महत्वपूर्ण फ्लो चार्ट के साथ। पिछले वर्षों का पूरा निचोड़ लिया है इसमें हमने आपको देखने को मिली। यदि आपको विश्वास न हो तो आप किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर से मैच कर लीजिए, इससे बाहर इस चैप्टर का क्वेश्चन मिल जाए तो बताइएगा आप हमको, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। और हमारी जो है कि हर एक सभी विषयों की सीरीज चल रही है, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी, या मैथ भी हो, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर जाके ज़रूर देखें। हम चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1, सर्टोली कोशिकाएं का क्या कार्य है। जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं उनका क्या कार्य है, तो आपको बताना है। ये विकासशील शुक्राणु, जो विकासशील शुक्राणु होते हैं को पोषण प्रदान करती, न्यूट्रिशन प्रदान करती, अर्थात सर्टोली कोश का जो कार्य होता है वो न्यूट्रिशन प्रदान करना होता है। किसको? भ्रूण को। देखिए ये चित्र बना हुआ भ्रूण का, इसको ये भोजन प्रदान करती हैं। लीडिंग सेल, हम इस तरह से आपको PPT तैयार करके ले आते हैं जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी हो, ठीक है। लीडिंग कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं, तो लीडिंग कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं, तो ये एंड्रोजन, मुख्यतः टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं, जो कि पुरुषों में होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण करती हैं कौन? लीडिंग सेल। क्वेश्चन नंबर 3, कोलेस्ट्रम क्या है। कोलेस्ट्रम क्या है और यह क्यों आवश्यक है, तो देखिए प्रसव के बाद शुरुआती दिनों में निकलने वाला जो गाढ़ा पीला दूध होता है, इसमें IgA एंटीबॉडी होती है जो शिशु को रोग प्रतिरोधक क्षमता देती है, इसलिए ये आवश्यक है। समझ गए आप क्यों आवश्यक है? ये दूध में जो एंटीबायोटिक होती है IgA, वो जो शिशु को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, इसके लिए ये कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, कोलेस्ट्रम जरूरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अपरा प्लेसेंटा के 2 मुख्य कार्य लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए कि यूपी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। अपरा से क्वेश्चन बनता है ये 2 नंबर में। तो अपरा के 2 प्रमुख कार्य बताना है हमें। नंबर 1, ये पॉइंट 1, भ्रूण को पोषण व ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो जो अपरा होता है ये भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करता है। 2 पॉइंट, भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता है, और ये भ्रूण के जो उत्सर्जी पदार्थ हैं इनको बाहर निकालता है। और एक आप एक्स्ट्रा लिख लीजिए, कोई भी याद कर लेना आप। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में हार्मोन्स जैसे SCH, प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। और भी आप लिख सकते हैं, हम बताते हैं, ये भ्रूण को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, किसी भी रोग को अंदर जाने नहीं देता है, ठीक है। आप कोई भी पॉइंट आप जो आपको याद रहे वो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अंडोत्सर्ग ओवुलेशन को परिभाषित कीजिए, यह किस हार्मोन से प्रेरित है, बताना है। तो ये LH हार्मोन्स और FHS 2 हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो LHS जिसमें मुख्य होता है, देखो ग्राफिकन पुटिका के फटकर अंडाणु के अंडाशय से बाहर निकलने की प्रक्रिया को अंडरित कोटा है, यानी अंडोत्सर्ग कहते हैं, ठीक है। वो यहाँ पर ये नहीं है, इसको अंडोत्सर्ग ही है, प्रक्रिया को निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। यह LH ल्यूटिनाइजिन हार्मोन से सर्च से प्रेरित होता है।
सर्ज से प्रेरित होता है, यानी LH हार्मोन से प्रेरित होता है। ये देख सकते हैं ल्यूटिनाइजिन, यह पुटका है जिसमें LH सर्ज ये यहाँ पर ये प्रेरित कर रहा है। ये अंडाणु है बाहर निकालने के लिए, ये ग्राफ्कन पुटकाएँ हैं और ये अंडाशय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सॉरी वही वाला आ गया है इसमें, अपरा के भूण, जो अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया जो आपको हमने दिखवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अंडोत्सर्ग को परिभाषित कीजिए, किस हार्मोन से प्रेरित होता है। ये भी गैस थोड़ा सा इसमें वही वाला क्वेश्चन रिपीट होता है। हम तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था हमारा। शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर में तापमान से, अरे सॉरी ये पहले क्वेश्चन तो बता दें, वृषण कोश में क्यों स्थित होते हैं। जो वृषण होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं, वो वृषण कोश स्टोरेटम में क्यों स्थित होते हैं, तो ये बताना। तो जो शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है, जो वृषण कोश में बना रहता है। जो वृषण कोश है इसे ताप नियामक भी हम कहते हैं। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि जो वृषण कोश होता है इसे हम ताप नियामक भी कहते हैं, क्योंकि ये ताप का नियंत्रण करता है। कम ज़्यादा, ठंडियों में कम, गर्मियों में कम और ठंडियों में ज़्यादा ताप बढ़ाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, शुक्राणु जनन और अन्न जनन में अंतर बताओ। तो देखो शुक्राणु जनन और अन्न जनन में अंतर बताना, तो इस तरह से आपको ये लिख देनी है, उस शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। तो शुक्र जनन एक तरफ अंड जनन। तो शुक्र जनन पॉइंट 1 वृषण में होता है। शुक्र जनन कहाँ होता है, वृषण में होता है। अंड जनन अंडाशय में होता है। शुक्र जनन जीवन भर चलता है, लेकिन अंड जनन जो है ये एक निश्चित आयु रजो दर्शन से रजो निवृत्ति तक ही चलता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं, जबकि अंड जनन में एक प्राथमिक oocyte से एक अंडाणु व 2-3 ध्रुवीय कोशिकाएं बनती हैं, जो कि किसी काम की होती नहीं है। ठीक है। तो इस तरह आपको देख कितने छोटे छोटे पॉइंट और नंबर पूरे दे के जाएंगे 3 अंक, इस तरह से टेबल बना के आप लिखेंगे। इसलिए हम बिल्कुल सटीक आंसर लाए हुए हैं, हर क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर आपके लिए लाए हुए हैं। आप केवल इतना ही लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर दे के जाएंगे। देखिए छोटे छोटे बिल्कुल पॉइंट हैं, लेकिन इन्हीं को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये देखिए इस तरह से आपको बना देना है, यहाँ से टेल बना देनी है। ये जो ऊपर का भाग होता है रेड रेड, इसे कहते हैं एक्रोसोम। और ये जो अंदर है रेड कलर का, वो उसे कहते हैं न्यूक्लियस, जहाँ से ये जुड़ा होता है इसे कहते हैं ग्रीवा। ये जो बीच का पार्ट है इसको कहते हैं माइक्रो, इनके अंदर माइक्रोकॉन्डिया होती हैं, इसे मिडिल पार्ट कहते हैं, मध्य भाग। ये ऊपर के भाग को शीर्ष और नीचे को टेल कहते हैं। यदि आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा तो हमारे डायग्राम वाला वीडियो आप देख लीजिए, उसमें हमने हाथ से बना करके समझाया हुआ है। ठीक है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आर्तोचक्र क्या है, मेंसुरेशन साइकिल क्या है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है, आप यहाँ से ले ली। रजो धर्म प्रावस्था 1 से 5 दिन चलता है। फिर पुटकीय प्रावस्था 6 से 13 दिन चलती है। अंडोत्सर्ग 14वां दिन अंडोत्सर्ग होता है। और पीत प्रावस्था ये 15वां से 28 दिन तक पीत प्रावस्था रहती है। ठीक है। तो इसी तरह से आपको बना करके दर्शा देना है, चाहे आप इसमें लिख भी सकते हैं पॉइंट बना करके कि रजो प्रावस्था 1 से 5 दिन चलती है। पॉइंट 2 बना के लिख सकते हैं। पुटका प्रावस्था 6 से 13 दिन चलती है। अंडोत्सर्ग 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। और अगले पॉइंट में लिख सकते हैं पीत प्रावस्था 15 से 28 दिन तक चलती है। बस इस तरह से आप लिख सकते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। इस तरह भी बना के रखे आप बना सकते हैं जैसा आपको सुटेबल लगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, वृषण। ये आपको एक जैसा लग रहा है लेकिन वो चित्र है वो इसी तरह के, लेकिन क्वेश्चन अलग है। ठीक है। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में क्यों स्थित होते हैं। तो शुक्राणु निर्माण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस वाला। ये बार बार रिपीट होता है। देखो ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी। शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर का आंतरिक तापमान में 2 से 2.5 डिग्री कम तापमान की आवश्यकता होती है। वृषण कोश और शरीर
के बाहर स्थित होकर यह इष्टतम तापमान बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए जो वृषण कोल होते हैं वो वृषण कोश में स्थित होते हैं, किस लिए? ताप नियामक करने के लिए, यानी ताप नियंत्रित करने के लिए। इसलिए वृषण कोशों को हम ताप नियंत्रक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? मानव में जो लिंग निर्धारण है वो कैसे होता है? तो देखो, मानव में लिंग निर्धारण XX और XY प्रकार का होता है। मादा में 2 X गुणसूत्र होते हैं, XX, जबकि नर में X और Y गुणसूत्र होते हैं, यानी XY को होता है। निषेचन के समय, यहाँ समझना मेन पॉइंट, निषेचन के समय यदि अंडाणु X को X गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित करता है तो संतति क्या होगी? मादा होगी, यानी दोनों XX हो गए तो मादा हो जाएगी। और यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित करता है, यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित करता है तो संतति XY हो जाएगी, क्योंकि देखो मादा में तो XX है और नर में XY है। तो नर से डिफाइन होगा कि क्या हो सकता है, नर की मादा। यदि नर का X गुणसूत्र मादा के X, उसमें XX ही है, तो मादा के X गुणसूत्र से मिलेगा तो मादा संतति के जन्म होगा। और यदि नर का Y गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से मिलेगा तो नर संतति का उत्पत्ति होगी। तो देखो यहाँ पर ये आरेख द्वारा भी बताया गया, ये जनक पेरेंट है, मादा XX और नर XY। तो देखो जब इसका X पॉइंट नर के X पॉइंट से मिलेगा तो ये नर के Y से मिलेगा तो क्या बनेगा? नर बन जाएगा। और जब मादा का X गुणसूत्र नर के X गुणसूत्र से मिलेगा तो ये मादा बन जाएगा। ये क्या है? संततियाँ हैं। तो इस तरह आपको आरेख भी बना देना, ये बहुत ही सरल तरीके से, ठीक है। पूरे नंबर मिलेगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, पुरुष जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये देख लीजिए, आपको हमने चित्र बना दिया है। बाकी यदि आपको हाथ बना चित्र चाहिए, किस तरह बनाते हैं बिल्कुल एक एक चीज़ें, तो आप हमारा डायग्राम वीडियो देख लीजिए। उसमें हमने बिल्कुल इसको हाथ से बना करके कागज़ में, उसमें आपको इस तरह से समझाया हुआ है कि आपके बिल्कुल दिमाग में घुसता चला जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हम क्वेश्चन जब तक आंसर दिखाते हैं आपको। पुरुष जनन तंत्र में शामिल हैं, पुरुष जनन तंत्र में कौन शामिल है? तो हम ये भी लिख सकते हैं कि पुरुष जनन तंत्र में निम्न अंग शामिल हैं, ठीक है। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे, ये हेडिंग है जो आपको डार्क दिख रही होगी, ब्लैक से इसको लिख दिया करें। 1.1 एक जोड़ी वृषण प्राथमिक जनन अंग, ये क्या है? प्राथमिक जनन अंग है। शुक्राणु व हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं। पता चल गया, टेस्टिस क्या करते हैं? यह प्राथमिक जनन अंग है और ये टेस्टोरोन हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं। नंबर 2, सहायक अधिवृषण, शुक्रवाहक और मूत्रवाहक, ये 2 होती हैं, ठीक नहीं, सॉरी, वृषण जालिका, शुक्रवाहक, अधिवृषण और शुक्रवाहक और मूत्रवाहक। जो सहायक नलिकाएं कौन कौन सी है? तो ये हैं, 4 हैं। सहायक नलिकाएं कौन कौन सी हैं? वृषण जालिका है, शुक्रवाहिकाएं हैं, अधिवृषण है, शुक्रवाहक है और मूत्र मार्ग, ये सहायक नलिकाएं। सहायक ग्रंथियां, इन पर भी पॉइंट लिख सकते हैं यदि आपको लिखना है तो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक जोड़ी शुक्राशय, एक जोड़ी शुक्राशय, एक प्रोस्टेट ग्लैंड और एक जोड़ी बार्थोथिल ग्रंथि होती है, ठीक है। और बाह्य जनेंद्रियां, बाह्य जनेंद्रिय कौन है? शिश्न एक बाह्य जनेंद्रिय है। और आपको डायग्राम बना देना, पूरा नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। डायग्राम समझा देते हैं। ये जो ऊपर भाग होता है ये मूत्राशय होता है, यहाँ एकत्रित होता है। ये जो 2 ठो इस तरह से ये है, इसे कहते हैं शुक्राशय। और ये जो इस तरह से दिल की तरह से इस तरह लगी हुई है दोनों तरफ, इसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो छोटी छोटी सी चने की दाने जैसी लगी हुई है, इन्हें कहते हैं बार्थोलिन ग्रंथि। क्या कहते हैं? बार्थोलिन ग्रंथि। और ये जो भाग है जो सीधे जाता है नीचे तक, इसे कहते हैं मूत्र मार्ग। और ये क्या है? शिश्न है। और ये वृषण हुआ। और ये जो ऊपर भाग लगा है इसे कहते हैं वृषण कोश, जिसमें ये लटका होता है। और ये पूरा भाग कहलाता है जो ऊपर साइड का है अधिवृषण, और ये एक शुक्रवाहक, ठीक है। हो गया। और आप इसको बार बार बनाएंगे, रिपीट करेंगे तो ये आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक। कुछ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 रह गया। क्वेश्चन नंबर 13,
मानव में निषेचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो मानव में जो निषेचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो निषेचन नर युग्मक यानी शुक्राणु तथा मादा युग्मक यानी अंडाणु के संलयन को निषेचन कहते हैं। यह प्रक्रिया अंडवाहिनी के एम्पुला क्षेत्र में होती है। चरण 1 शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, ये पहला चरण है। चरण 2 एक्रोसोम अभिक्रिया शुक्राणु के शीर्ष से एंजाइम का स्राव जो अंडाणु की परतों यानी कोरोना रेडिएटा जोना पेलुसिडा को भेदने में मदद करते हैं। ठीक है। और चरण नंबर 3 क्या है? कॉर्टिकल अभिक्रिया अंडाणु की झिल्ली में बदलाव जो अन्य शुक्राणु के प्रवेश को रोकता है, पॉलीस्पर्मी अवरोध कहलाता है। चरण 4 केंद्रकों का संलयन शुक्राणु और अंडाणु के अगुणित केंद्रक संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज यानी जाइगोट बनाते हैं। यह क्रिया संपन्न हो गई। बाद में इस तरह से आप आरेख बना देंगे तो नंबर काटने के जो चांस होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि यदि वो आरेख देख लेता, भले ही छोटा सा आप बना दो, 2-4 ठो नाम लिख दो जो आपको याद हो, बस इतना करते जाओगे हर क्वेश्चन में, तो ये समझ लीजिए कि आपका नंबर कोई एग्जामिनर काट ही नहीं सकता, आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। बायोलॉजी का रामबाण तरीका, आरेख और डायग्राम छोड़ जाए, भले ही छोटा सा छोटा बना दो आप। ठीक है। तो इस तरह से गोला बना के बीच का मुख्य भाग होता है केंद्रक बना दो। इस तरह गुणसूत्र मतलब शुक्राणु आता हुआ, बस बना दिए। इसका आप मेन नाम लिख दो, शुक्राणु को लिख दो, ये अंदर जो है इसे केंद्रक लिख दो, और ये पूरा जो बना हुआ है उसे अंडाणु लिख दो। और बाहर जोन परादेश जोना रेडिएटा इसी में सब कुछ लिखा, उसी से इसका नाम निकाल देना। यहाँ एक एक्रोसोम लिख दो, बस इतना ही आप लिख दो, इतना ही हो गया। और ये फिर इस तरह तीर लगा के बना दो कि इसके बाद जब ये निषेचन हो जाएगा तो यहाँ जाइगोट बन जाएगा जो कि 2n होता है। बस इतना सा करना है आपको। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 शुक्र जनन की प्रक्रिया को रेखांकित फ्लो चार्ट की सहायता से समझाइए। ठीक है। तो ये आपको फ्लो चार्ट की सहायता से बताना है। शुक्र जनन तो वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु मात्र कोशिकाएं से शुक्राणु के निषेचन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्र जनन कहलाती है। यह यौवनारंभ पर शुरू होती है। हार्मोनल नियंत्रण GnRH हाइपोथैलेमस से LH, ये आपको बताया था जिससे प्रेरित होती है, LH और FSH प्यूज ग्रंथि से ये स्रावित होता, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता। कौन? FSH जो हार्मोन्स होता है। अब यहाँ से इस तरह आप समझा सकते हैं। शुक्र जनन बनाएंगे, शुक्र जनन में 46 गुणसूत्र होते हैं, समसूत्री विभाजन होगा, प्राथमिक शुक्र कोशिका बनेगी, फिर इसमें फिर प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक कोशिका और बनेगी, फिर इसके बाद द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 प्रकार के बनेंगे शुक्राणु, और फिर 4 शुक्राणु से शुक्र कायांतरण होगा। क्या होगा? शुक्र कायांतरण होगा तो 4 मूल शुक्राणु का 4 शुक्राणु बनेंगे जो कि N होते हैं। ठीक है। इसको आपको बहुत ही डिटेलिंग तरीके से और बेहतरीन किस तरह से बनाते हैं एक एक पॉइंट वो देखना तो आप हमारे डायग्राम वाले सेशन में जाइए, उसमें आपको बिल्कुल धांसू डायग्राम समझाया गया है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 शुक्राणु जनन के हार्मोनल नियंत्रण पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्या कीजिए? शुक्राणु जनन के हार्मोनल नियंत्रण पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर शुक्राणु जनन का नियंत्रण हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड यानी प्यूज ग्रंथि के हार्मोन्स द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? शुक्र जनन का नियंत्रण हाइपोथैलेमस और प्यूज ग्रंथि, दो नाम रखना, ये 2 ग्रंथियों के नाम याद कर लेना, हाइपोथैलेमस और प्यूज ग्रंथि के हार्मोनल द्वारा होता है। नंबर 1 गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स GnRH हाइपोथैलेमस से स्रावित अग्रप्यूज ग्रंथि से प्रेरित करता है। ठीक है, अग्रप्यूज ग्रंथि से। पॉइंट नंबर 2 ल्यूटिनाइजिन हार्मोन्स यानी LH हार्मोन्स लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य कर एंड्रोजन जैसे टेस्टोस्टेरोन के स्राव को प्रेरित करता है, जो किसके लिए कार्य करता है? जो अंडोत्सर्ग के लिए कार्य करता है। ठीक है। अगले पॉइंट में चलते हैं।
कूप प्रेरक हार्मोन्स यानी कूप प्रेरक हार्मोन्स FSH सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य कर शुक्र जनन की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। क्या करता है? सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करके शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है उसको सुगम बनाता है। कौन? FSH। उसके बाद अगले इब्राहिम इनहिबिन ये एक तरह की क्या होती है? ये प्रोटीन होती है। इनहिबिन नामक प्रोटीन होती है। ये सर्टोली कोशिकाओं द्वारा स्रावित FSH के स्राव को रोकता है। निगेटिव फीडबैक, ये निगेटिव फीडबैक देती है। जब FSH एक्स्ट्रा हो जाते हैं मतलब ज़्यादा होने लगते हैं तब ये इनहिबिन नामक प्रोटीन स्रावित होती है सर्टोली कोशिका से और इसको रोकने का कार्य करती है। किसको? FSH को। ठीक है, ये आप प्रक्रिया ऐसे भी समझा सकते हैं। हाइपोथैलेमस, यहाँ से ये वाला हार्मोन स्रावित हुआ GnRH प्लस अग्रपीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन्स का श्रावण होगा, LH का और FSH का, दोनों प्लस प्लस हैं। लीडिंग कोशिकाएं और सर्टोली कोशिकाएं करेंगी। यहाँ से ये दोनों जाएंगी एंड्रोजन हार्मोन्स का श्रावण करेंगे जो कि टेस्टोस्टेरोन है। उसके बाद शुक्र जनन होगा और शुक्र जनन से इब्राहिम प्रोटीन क्या करेगी? सर्टोली कोशिका के FSH को रोक देगी। ये नेगेटिव फीडबैक देखती है। बाकी सभी में प्लस। प्लस का मतलब जो क्वेश्चन, जो प्लस मतलब जो क्वेश्चन इसमें मतलब काम सही कर रहा है और नेगेटिव जो उसको रोकने का काम कर रहा है वो नेगेटिव है। तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए, आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। यदि आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप किसी भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए और देखिए कि सेकंड चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन आया और हमारे इसमें ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हमने बहुत ही प्रीवियस ईयर के 5 सालों का एनालिसिस करके 5-6 सालों का और जो अग्रणी आने वाले क्वेश्चन सभी का संग्रह करके लाए हुए हैं। ये देख लीजिए आपको, और ये सीरीज हर एक सब्जेक्ट की चल रही है चैप्टर वाइज, तो आप हमारे चैनल पर जाके देखिए उसे ज़रूर। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आती है आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिले। उसके लिए आप हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये समझ लीजिए कि हम उस तरह का कंटेंट ला रहे हैं आपको, क्योंकि हमें पता है कि अब बोर्ड पेपर के ज़्यादा दिन नहीं रह गए, मात्र 20 दिन बचे हुए हैं बोर्ड पेपर के, और उससे भी कम दिन बचे हैं क्योंकि आज 5 तारीख है, 4 तारीख है सॉरी, और 18 से आपके एग्ज़ाम है। तो आपको अब बहुत कम से कम दिन ही बचे हैं, 14 दिन ही बचे हैं, 15 नहीं बचे हैं। तो आपको बिल्कुल इस तरह से तैयारी करना है कि ये रामायण सीरीज है आपके लिए। आप केवल इतने क्वेश्चन हर चैप्टर से तैयार करते जाइए। यदि आपने पढ़ा होगा तो कोई ये अलग से क्वेश्चन नहीं हम ला रहे हैं कि कहीं कोई दूसरे ग्रह से उठा के ले आ रहे हैं, उसी चैप्टर के उसी क्वेश्चन और उसी चैप्टर से उसी किताब से लाए हुए, ठीक है। तो यदि आपने पढ़ा होगा तो आप एक भी बार पढ़ के ही इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे मतलब ये है ये सीरीज लाने का कि आप भटके नहीं कि मॉडल पेपर में जाने कितने दिए रहते हैं कि ये भी प्रीवियस ईयर ये भी तो आप उन्हीं में वो दे रहे हैं एक चैप्टर में। ऐसा थोड़ा होता। आपको अब समय कम बचा है दोस्तों, समय कम बचा है तो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन ही रिवाइज करना है जो कि पेपर में आते ही हैं, ठीक है। क्योंकि अब आपको ये तो है नहीं कि बहुत दिन पढ़ते रहो, एनालिसिस करते रहो, अपने ज्ञान को बढ़ा। अब ज्ञान नहीं बढ़ाना है, अब तो वो पढ़ना है जो पेपर में छप जाए, ठीक है। तो आप ये सीरीज हर एक चैप्टर की ज़रूर से ज़रूर आपको लेना है, ठीक है। जहाँ जो सब्जेक्ट की हो, सभी सब्जेक्ट का हमारा चल रहा है, तो आप हर एक सीरीज का हर एक क्लास लीजिए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिले। और अपने जो भी आपके दोस्त क्लास 12th में पढ़ते हैं उनको ज़रूर भेजिए, शेयर करिए। मिलेंगे किसी अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।